दोस्तों 31 मई की सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मई 2026 MSCI रीबैलेंसिंग का पूरा इवेंट समाप्त हो चुका होगा। 29 मई के क्लोजिंग बेल पर दुनिया भर के हजारों पैसिव फंड्स, ETFs और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने अपने पोर्टफोलियो में ज़रूरी बदलाव कर लिए होंगे। लेकिन सवाल है, क्या MSCI रीबैलेंसिंग सिर्फ एक टेक्निकल इवेंट है या फिर ये एक ऐसा इवेंट है जो कई शेयरों में अचानक से बाइंग या सेलिंग या वॉल्यूम एक्सप्लोजन और शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का कारण बनता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को MSCI रीबैलेंसिंग की परवाह करनी चाहिए? आज की वीडियो में हम MSCI को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और ये वीडियो सिर्फ आज के रीबैलेंसिंग इवेंट के लिए नहीं है। अगर आप इसे एक साल बाद भी देखेंगे तब भी MSCI रीबैलेंसिंग को समझने के लिए ये उतना ही यूज़फुल रहेगा जितना आज है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। ये MSCI है क्या, पहले तो ये समझते हैं। MSCI का पूरा नाम है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, MSCI। ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनियों में से एक है। जब कोई विदेशी फंड मैनेजर भारत में निवेश करता है तो चाहता है कि वो अक्सर किसी बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करे। जैसे भारत में निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए MSCI इंडिया इंडेक्स है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस माने जाते हैं। आज दुनिया भर में सैकड़ों अरब डॉलर ऐसे फंड्स में निवेशित हैं जो MSCI इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। MSCI में बदलाव होने पर इन फंड्स को भी अपनी होल्डिंग्स बदलनी पड़ती है और यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। अब ये MSCI रीबैलेंसिंग क्या होती है? अब मान लीजिए कि MSCI इंडिया इंडेक्स में 100 कंपनियां हैं। समय के साथ कुछ कंपनियां बड़ी होती जाती हैं और कुछ कंपनियां छोटी होती जाती हैं। कुछ का फ्री फ्लोट बढ़ता है और कुछ का फ्री फ्लोट घटता है। कुछ नई कंपनियां इंडेक्स में आने के काबिल बन जाती हैं, इसलिए MSCI नियमित रूप से अपने इंडेक्सेस की समीक्षा करता है। इसे कहते हैं MSCI इंडेक्स रिव्यू या MSCI रीबैलेंसिंग। इस प्रोसेस में कुछ शेयर ऐड होते हैं, कुछ शेयर उसमें से हटाए जाते हैं इंडेक्स में से, और कुछ शेयरों का वेटेज बढ़ता है, कुछ शेयरों का वेटेज घटता है। और यही वेट चेंज कई बार करोड़ों डॉलर के फ्लोज प्रोड्यूस करते हैं। अब पैसिव फंड्स क्यों खरीदते हैं और बेचते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मान लीजिए एक ETF MSCI इंडिया इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। अगर MSCI कहता है कि किसी शेयर का वेट 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है, तो ETF मैनेजर की मजबूरी में है कि उस शेयर को अधिक वो खरीदे। वह चाहे शेयर महंगा हो या सस्ता हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट उस फंड मैनेजर को वो शेयर खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका ETF सिंपली उस इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। उसका अपना ओपिनियन देना उसका काम नहीं है, उसे सिर्फ कॉपी करना है उस इंडेक्स को। और यही कारण है कि MSCI रीबैलेंसिंग के दौरान बड़ी मात्रा में फोर्स्ड बाइंग और फोर्स्ड सेलिंग देखने को मिलती है। अब एक दिलचस्प बात, कई बार कंपनी के बिजनेस में कुछ भी नहीं बदलता, रेवेन्यू वही, प्रॉफिट वही, मैनेजमेंट वही, लेकिन सिर्फ MSCI वेट बढ़ने से शेयर कुछ दिनों तक आउट परफॉर्म कर सकता है और वेट घटने के कारण
बहुत दिनों तक दबाव में भी आ सकता है। यानी कभी कभी प्राइस मूवमेंट बिजनेस नहीं बल्कि फ्लो ड्रिवन होता है। अब इसमें फ्री फ्लोट क्यों इंपॉर्टेंट है? एमएससीआई सिर्फ मार्केट कैप नहीं देखता, वो फ्री फ्लोट भी देखता है। फ्री फ्लोट का मतलब जो शेयर वास्तव में बाजार में अवेलेबल हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स को पूरी तरह महत्व नहीं दिया जाता है यहाँ पे। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है लेकिन फ्री फ्लोट छोटा है तो उसका वेट लिमिटेड होगा एमएससीआई इंडेक्स में। यही कारण है कि कई बार निवेशक अनुमान लगाते हैं कि अगली रिव्यू में किसका वेट बढ़ सकता है और किसका वेट घट सकता है इस इंडेक्स में। अब बात करते हैं ये मई 2026 की जो रीबैलेंसिंग है उसमें क्या हुआ इस हालिया इवेंट में। एमएससीआई की मई 2026 रिव्यू में भारत की कुल रिप्रेजेंटेशन लगभग कांस्टेंट रही। कुछ नए नाम जोड़े गए और कुछ हटाए गए, लेकिन ओवरऑल इंडिया वेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके साथ साथ कई शेयरों में वेट चेंजेस हुए। आपके सामने जो डेटा मैं कहने वाला हूं उसमें कई प्रमुख कंपनियों के वेट रिडक्शन हुए। उदाहरण के लिए एचयूएल, जिंदल स्टेनलेस, डाबर, मैनकाइंड फार्मा, एसबीआई कार्ड, एनएचपीसी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, डी मार्ट, ऑयल इंडिया, एचसीएल टेक, इन बड़े बड़े हेवी जायंट्स में भी डाउन कट देखा गया इस बार के चेंजेस में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये खराब हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंडेक्स में इनकी रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन घटा। अब सबसे बड़ी गलती जो रिटेल इन्वेस्टर इस बात को समझने में करता है वो सोचता है कि अगर इनका वेटेज डाउन किया गया तो ये शेयर खराब है मतलब, और वेट अप किया गया मतलब शानदार शेयर हैं। ये सोच पूरी तरह गलत है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग बिजनेस क्वालिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है। याद रखिए, एमएससीआई का उद्देश्य बेस्ट कंपनियां चुनना नहीं है। एमएससीआई का एम है मार्केट रिप्रेजेंटेशन बनाए रखना, मतलब थ्रू आउट जो इंडिया का मार्केट है उसको वो रिप्रेजेंट करे इन ट्रू सेंस में। अब रियल एग्जाम्पल के साथ समझिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी बिजनेस एक्सेलेंट लेकिन उसका फ्री फ्लोट कम है, और दूसरी कंपनी फ्री फ्लोट ज़्यादा है। एमएससीआई दूसरी कंपनी को ज़्यादा वेटेज दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंपनी पहली वाली से बेहतर है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। रीबैलेंसिंग जिस दिन होता है उस दिन क्या होता है, जैसे 29 मई को, अभी 2 दिन पहले, क्लोजिंग बेल के आसपास वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया। रीजन बहुत सिंपल है, ज्यादातर पैसिव फंड्स ने अंतिम समय पे ट्रेड किया ताकि उनका पोर्टफोलियो इंडेक्स के साथ बिल्कुल मैच कर सके। इसलिए रीबैलेंसिंग डे पर क्लोजिंग ऑक्शन बहुत ही असामान्य होता है, असामान्य वॉल्यूम के साथ होता है, और कई बार पूरे दिन के वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लास्ट के कुछ मिनटों में आ जाता है। अब क्या एमएससीआई रीबैलेंसिंग से पैसा कमाया जा सकता है? मेन काम की बात तो ये है। ये वो हिस्सा है जहां ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि एमएससीआई एडिशन का मतलब गारंटीड प्रॉफिट, और एमएससीआई डिलीशन यानी हटाने का मतलब गारंटीड फेल है वो कंपनी। लेकिन वास्तविकता इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि बाजार अक्सर इवेंट से पहले ही इन फ्लोज को प्राइस में शामिल कर देता है। जो एनालिस्ट हैं वो पहले से ही अनुमान लगाने लगते हैं, इंस्टीट्यूशंस इवन पोजीशंस बनाने लगते हैं, ट्रेडर्स फ्रंट रनिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए कई बार र्यूमर पर और रैली, इनफैक्ट र्यूमर से ही रैली और इवेंट पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? अगर आपका होराइजन 3 साल, 5 साल, 10 साल है तो एमएससीआई रीबैलेंसिंग आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का प्राइमरी फैक्टर नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए अर्निंग ग्रोथ, कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी,
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वैल्यूएशन या सेक्टर का आउटलुक। एमएससीआई रीबैलेंसिंग केवल शॉर्ट टर्म फ्लो इवेंट है, बिजनेस फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तय करते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिडन फैक्ट है जो बहुत कम लोग समझते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में इंडेक्स फंड और ईटीएफ का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब एमएससीआई, एफटीएसई या एसएनपी 500 जैसे इंडेक्स प्रोवाइडर का प्रभाव पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। किसी शेयर को इंडेक्स में शामिल करना या उसका वेट बढ़ाना अब सिर्फ टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये कैपिटल एलोकेशन का एक निर्णय बन चुका है। यही कारण है कि पूरी दुनिया एमएससीआई रिव्यू पर नज़र रखती है। तो दोस्तों, एमएससीआई रीबैलेंसिंग को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये शेयर की पहली बात क्वालिटी रैंकिंग नहीं है, ये फॉरेन पैसिव मनी का रूटिंग सिस्टम है। मतलब किस रास्ते से फॉरेन पैसिव मनी आएगी वो रास्ता ये डिफाइन करता है, रास्ते की क्वालिटी डिफाइन नहीं करता है। जब एमएससीआई वेट बढ़ाता है पैसिव मनी आ सकता है, जब वेट घटाता है तो पैसिव मनी निकल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अल्टीमेटली अर्निंग और बिजनेस क्वालिटी से तय होंगे। इसलिए एमएससीआई इवेंट्स को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन सिर्फ एमएससीआई इवेंट देखकर निर्णय भी मत लीजिए। समझिए कि मार्केट में कभी कभी प्राइस को फंडामेंटल्स नहीं बल्कि फ्लोज भी चलाते हैं, और एमएससीआई रीबैलेंसिंग उन सबसे बड़े फ्लोज ड्राइवर में से एक है। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा ये एमएससीआई रीबैलेंसिंग के बारे में कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो डिटेल में बेसिक्स एनालाइज करते हैं, और आपको इंसाइट मिला होगा। उम्मीद है अब आप ब्लाइंडली कॉपी नहीं करेंगे इस एमएससीआई के मूवमेंट को और रीबैलेंसिंग को। इसकी टेक्निकलिटी समझने की ज़रूरत है और कभी भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।